हेलो सीबीएसई क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत मजा आएगा आज। एटॉमिक नंबर समझने को ही क्या है, एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मास नंबर को भी समझेंगे भैया कि एटम दे रखा है उसका मास नंबर कैसे निकाले। आइसोटोप्स पे भी बहुत अच्छे से बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, कहाँ कहाँ उसके यूजेस उस पर बात करेंगे। एंड देन आइसो बार देखेंगे और लेक्चर को खत्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर में एटम के बारे में समझेंगे कि अगर एक एटम है उसमें आपको पता है कि जैसे हमने देख रखा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुके हैं और वो एटम के अंदर होते हैं। सब बात कर रखा है। हमारे न्यूट्रॉन के अंदर, हमारे जो है न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है और उसके बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। अब किसी भी एटम की एटॉमिक नंबर डिफाइंड होती है उसमें कितना प्रोटॉन है। बात समझ में आ रहा है? जितना प्रोटॉन होता है उसने उतना उस एटम की एटॉमिक नंबर होती है। देखो यहाँ पर अगर मैं एक न्यूट्रल एटम की बात करूं, क्या होता है न्यूट्रल एटम? जिसकी चार्ज अगर एक एटम की चार्ज जीरो हो, ओवरऑल एटम की चार्ज की बात कर रहा हूं, तो एक न्यूट्रल एटम कहलाता है। अब कब हो सकता है एटम न्यूट्रल? अगर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर सा हो तो वो न्यूट्रल कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं, जैसे आपके 118 एलिमेंट्स नोन है भैया, अभी तक के 118 एलिमेंट्स नोन है। इसमें कुछ मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, मेटलॉइड और कुछ आप गैसेस भी है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बात करूं, लेट से अगर मैं कैल्शियम को ले लेता हूं, है ना, कैल्शियम हमारा एक मेटल है। आपको पता है कि अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो ये आपको 20वें नंबर पे आता है। इसकी एटॉमिक नंबर 20 होती है। कहने का मतलब इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो, कैल्शियम हमारा न्यूट्रल है, अभी मैं न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूं। इसमें अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें प्रोटॉन भी 20 होगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी 20 प्रोटॉन है और बाहर जो शेल है उसमें 20 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है ना शेल आपके इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं, सब बात कर रखा है कि फर्स्ट शेल में 2 रहता है, दूसरे में 8 रहता है और बाकी में इस तरीके से हम लोग अरेंज करके देख रखे हैं सब सारी चीजों को। तो कैल्शियम का क्या देखा हमने, एटॉमिक नंबर 20। इस तरीके से एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है हमारा, उसकी होती है एटॉमिक नंबर 13। 13 कहने का मतलब क्या, उसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी 13 है, इसका मतलब से प्रोटॉन भी जो है 13 होगा। समझ में आ रहा है? और एक न्यूट्रल एटम हो तो जितना प्रोटॉन उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन, बस यही है। और देखो यहाँ पे, तो ये तो हमने बात की कि न्यूट्रल एटम की। अगर मान लो हमारी एटम चार्ज हो जाए, दो तरीके एटम को चार्ज करने का बात कर रखा था कि या तो एटम हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाए जिसे कटायन बोलते हैं, या एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाए जिसे अनायन कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कब हो सकता है? जब प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए, तभी एटम हमारा कटायन बन जाता है। प्रोटॉन की नंबर ज्यादा कब हो सकती है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन को, मान लो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, चाहे एक लूज करे, दो लूज करे, तीन लूज करे, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दे एक न्यूट्रल एटम, तभी तो जाके वो कटायन बन जाता है। आप खुद सोचो, यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन की नंबर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की नंबर की नहीं। मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन से रिलेट किस लिए किया था, क्योंकि अगर एटम न्यूट्रल हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर बराबर होता है। लेकिन अगर वो एक आयन बन जाए, जैसे यहाँ पे कटायन हमारा एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो जैसे मैं सोडियम की बात करूं, जैसे भी कैल्शियम आपने देखा, चलो कैल्शियम ही ले लेते हैं। तो कैल्शियम में आपने क्या देखा कि इसकी एटॉमिक नंबर 20 थी, है ना। ये तो न्यूट्रल कैल्शियम की बात करें, अगर आपको आप देखोगे, अगर मैं 20 को शेल्स में अरेंज करूं तो ये हमारा न्यूक्लियस होगा। एटम ऐसा तो दिखता है, एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर ऐसे 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 हमारी शेल्स होती है। तो फर्स्ट वाले शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे वाले में 8 होगा, इस तरीके से। ठीक है, 8 होगी, 8 प्लस 2 10 हो गए। और तीसरे वाले में हम, आपको पता है कि तीसरे वाले में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसमें भी 10 आप डाल दो, इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसे कर करके आप क्या करो, 10 यहाँ पे डाल दो। अब आपको मैंने बता रखा है कि हर एक एलिमेंट, हर एक एटम क्या चाहता है कि मैं अपना ऑक्टेट अचीव कर लूं। ऑक्टेट मतलब क्या है कि वो चाहता है कि मेरे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। दो तरीके है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे ये क्या ये कर सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें यहाँ से। अगर ये 2 लूज कर देगा तो 8 बच जाएंगे ना। हाँ, तो देखो चूंकि इसने 2 लूज कर दिया है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। ये मैंने बात कर रखा था वैलेंसी के अंदर। और चार्ज की बात करें, चार्ज क्या आएगा इस पे, क्योंकि 2 लूज किया, इस पे चार्ज आएगा +2 का। उसलिए आपने देखा होगा कई बार ऐसे लिखा होता है Ca2+, है ना। तो Ca2+ बेसिकली क्या है, कटायन है। क्या है ये, कटायन। अब देखो इस Ca2+ में आप चेक करो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अभी 20 है, हमने न्यूक्लियस से कोई छेड़खानी नहीं करी है, 20 का 20 ही पड़ा रखा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज घट गया है, वो कम हो रखा है। पहले 20 था तो 20 से अब 18 हो चुका है। तो अगर एटॉमिक, अगर हम बात करें कि एटॉमिक नंबर, अब इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो तो अभी बराबर है। अगर आयन के लिए बात करें तो अभी इसमें क्या है, 20 प्रोटॉन्स आपको दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? और एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही डिफाइंड होता है। वही बात यहाँ पे कर रखा था। यहाँ पे देखो, फॉर एन अनायन कटायन एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन से डिफाइंड होती है। तो अगर आयन की भी बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर अभी चेंज नहीं करा है। हाँ, लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की तो वो अब जो है घट चुका है। जैसे कटायन के केस में इलेक्ट्रॉन घट गया, अनायन के केस में जैसे बात, जैसे लेट से एक अनायन ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन हमारा एक जो है नॉन मेटल है, उसकी एटॉमिक नंबर होती है 17, मतलब उसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से 17 लिख दिया मैंने। अगर इसको आप शेल में डालोगे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे में 8 जाएगा, 8 प्लस 2 10, और तीसरे में 7 और चला जाएगा। आप देखो इसको ऑक्टेट अचीव करने के लिए 2 तरीके हैं भैया, या तो ये सातों के सातों लूज कर दे या एक गेन कर ले। आप खुद बताओ कौन सा आसान है।
बिल्कुल, एक गेन करना आसान है, आराम से गेन कर लेगा। दूसरे चूँकि एक इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा, इसकी जो है वैलेंसी 1 हो जाएगी। चार्ज की बात करें, चार्ज क्या होगा इसका? चूँकि ये गेन कर रहा है, इस पे आ जाएगा -1 का चार्ज। एक गेन कर रहा है तो -1, 2 गेन करता है तो -2, 3 गेन करता तो समझ में आ रहा है, इस तरीके से -3 हो जाता। यहाँ पे क्या बन जाएगा ये हो जाएगा Cl-, ऑल्दो आप Cl-1 भी लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मली 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो Cl नेगेटिव बोल देते हैं। अब देखो हमारा ये एक अनायन है, चूँकि नेगेटिवली चार्ज्ड, पहले तो एटम न्यूट्रल था, अब नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया, तो ये अनायन बन चुका है। अगर बात करें कि इसके एटॉमिक नंबर अभी क्या है, इसके एटॉमिक नंबर अब भी जो है 17 ही है, बिल्कुल। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर भले ही घट गया हो, लेकिन प्रोटॉन तो अब भी 17 है, और यहाँ भी प्रोटॉन 17 समझ में आ रहा है। तो अगर एक न्यूट्रल एटम की बात करें या एक आयन की बात करें, उसमें एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं करता है। आगे बढ़े, चलो मास नंबर भी देखने को है। तो यहाँ पे आप चीजों को देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। जैसे अगर बात करें हाइड्रोजन की, आपको पता है कि सबसे एक नंबर पे आता है हाइड्रोजन, है ना, सबसे छोटा होता है साइज में भी। उसकी बात करें यहाँ पे Z=1, आपको पता है कि एटॉमिक नंबर को हम Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही बस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये बात समझो आप, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो एक एक होते हैं, मतलब यहाँ पे आपने क्या देखा, एक प्रोटॉन है, मतलब उसकी एटॉमिक नंबर 1 हो गई। अगर बात करें कार्बन की, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन में आपके 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी है। समझ में आ रहा है बात? इस तरीके से आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं मास नंबर को। एटॉमिक नंबर देख लिया, हम मास नंबर भी जो है एटम के लिए ही निकालते हैं, लेकिन मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को इकट्ठे ला देते हैं। क्या कहने का मतलब, ये एक एटम आपके पास पड़ा रखा है, उसमें कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर उनको ऐड कर दो, तो उस एटम की मास नंबर निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं न्यूट्रल एटम की बात करता हूँ। जैसे मैं क्या ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेट से एक काम करते हैं, सोडियम ले लेते हैं। चलो सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम में आप देखो, यहाँ पे कितने होते हैं, अगर आप बात करोगे सोडियम की एटॉमिक नंबर है ना, तो वो होती है 11। मतलब सोडियम में आपके 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपको पता है अगर एक हमारा एटम न्यूट्रल हो, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स भी होते हैं। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सोडियम में हमारे 11 आपके प्रोटॉन्स भी होंगे। आपको पता है ये प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। आपका न्यूक्लियस होगा, इसमें आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। चलो, तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहाँ बात समझो, मास नंबर जो होता है ना, मास नंबर वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। और एटॉमिक नंबर देख के आ रखे हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है बस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप खुद देखो यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन नंबर है, हमारे पास प्रोटॉन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे पता करोगे आप, है ना, प्रोटॉन दे रखा है, नंबर न्यूट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पे जो 12 न्यूट्रॉन आपको जो है, 12 न्यूट्रॉन सोडियम के एटम में आपको देखने को मिलता है अल्टीमेटली। तो अगर 12 + 11 करोगे तो कितना हो जाएगा, 23। समझ में आ रहा है? तो अगर मास नंबर की बात करें सोडियम में कितना होता है, तो वो होता है 23। बात जमा समझ में आ रहा है? तो जितना प्रोटॉन हो जितना न्यूट्रॉन हो, दोनों को ऐड कर देना, तो उस एटम की मास नंबर निकल जाएगी। ठीक है ना, इसमें यही देखते हैं। तो ये तो हमारे न्यूट्रल एटम के लिए निकालना आसान है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, दोनों को ऐड कर दो। आयन के लिए क्या करोगे, आयन के लिए क्या चेंज हो जाता है क्या? नहीं, आयन के लिए भी चीजें चेंज नहीं होती है। देखो आयन की भी बात करें तो इलेक्ट्रॉन नंबर तो भले ही घट रहा हो बढ़ रहा हो, है ना, कटायन में इलेक्ट्रॉन नंबर घट जाएगा, आयन में एनायन में बढ़ जाएगा। हमको इलेक्ट्रॉन से तो मतलब है ही नहीं, हमको तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मतलब है। तो अगर आयन के भी केस में आप देखोगे, तो वहां भी मास नंबर चेंज नहीं करते। यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, देखो, फॉर अ न्यूट्रल एटम, या हम आयन की भी बात कर ले, तो एटॉमिक नंबर जो है वो कभी चेंज नहीं करता है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे, और दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस से हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। आप देखो कार्बन का दे रखा है, कार्बन की जो है, इसको बेसिकली आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद होगा, मास नंबर को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन की बात करें, इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसकी मास नंबर हो गई 12U। एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका 27U दे रखा है, इसका मतलब इसमें 13 प्रोटॉन्स आपको देखने को मिलते हैं, और 14 इसमें न्यूट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे निकालना पड़ता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि आइसोटोप्स क्या होता है। चलो, एटॉमिक नंबर मास नंबर देख लिया, अब उससे थोड़ा रिलेट कर देंगे यहाँ आइसोटोप को। आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। तो एक ही एलिमेंट के एटम्स, क्या बोला मैंने, एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट्स के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। क्या बोला मैंने, एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो। देखो समझा रहे हैं, जैसे बात करें कार्बन की, कार्बन की, तो इसके कार्बन की बात करें तो इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स मतलब इसके 2 ऐसे एटम है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। यहाँ पे देखो, आपको पता होगा कि हम एटॉमिक नंबर जब भी रिप्रेजेंट करते हैं उसको नीचे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो कोई सी मेरी एक एलिमेंट है, तो उसका मान लो एक्स सिंबल है, लेट्स से उसका सिंबल एक्स है फॉर एग्जांपल, तो एटॉमिक नंबर को नीचे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास नंबर को ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं एज अ कैपिटल ए। यही तो करते हैं भैया। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, कार्बन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, क्योंकि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 हो गया। और इसमें कितने होंगे यहाँ पे, अगर बात करें मास नंबर की, वो होती है 12। ये तो एक आइसोटोप है। कार्बन का एक और आइसोटोप होता है जिसमें एटॉमिक नंबर 6 तो होती है, लेकिन इस बार जो है मास नंबर वो 14 होती है।
तो आप चेक करो दोनों ही केस में एटॉमिक नंबर बराबर है 6 6, लेकिन यहाँ पे मास नंबर अलग अलग है। अब देखो मास नंबर अलग आने का कारण क्या है, साफ सिंपल सा कारण यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, न्यूट्रॉन अलग अलग है। समझ में आ रहा है बात, आप खुद देखो यहाँ पे अगर 6 आपके पास क्या दे रखे हैं, प्रोटॉन दे रखे हैं, और यहाँ पे 12 आपके पास मास नंबर दे रखा है, तो आप खुद सोचो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 12 माइनस 6, तो यहाँ पे 6 निकल के आएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे 14 माइनस 6, तो यहाँ पे आपके पास जो है 8 निकल के आएगा। तो आप देखो यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 8 आया, डिफरेंस करने पे ये क्या बता रहा है, इसमें है जो है, इसमें 2 न्यूट्रॉन इसके मुकाबले ज्यादा है। क्या बोला मैंने, इस वाले में 2 न्यूट्रॉन इसके मुकाबले ज्यादा है। तो आपने क्या देखा कि आइसोटोप में मास नंबर अलग हो जाता है। अलग क्यों हो रहा है, चूंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर वेरी करता है। और देख लेते हैं अगर बात करें क्लोरीन की, है ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, उसमें 17 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं। तो चूंकि उसका न्यूट्रल क्लोरीन की बात का, अभी जो ये बात हो रहा है न्यूट्रल पे बात हो रहा है, तो एक न्यूट्रल क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17, मतलब उसमें 17 इलेक्ट्रॉन, तो 17 प्रोटॉन भी होंगे। तो चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, 17 लिख दिया। क्लोरीन के ऑल दो आइसोटोप्स होते हैं, दोनों के 17 17 होंगे एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर की बात करें, अगर आप देखो क्लोरीन की मास नंबर की, तो एक की यहाँ पे हो जाएगी 35 और एक का हो जाएगा 37। अब मास नंबर वेरी क्यों कर रहा है, जाहिर सी बात है चूंकि इस वाले में जो है इसके मुकाबले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर है 17 17, इसमें 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें क्या है आपके 35 मास नंबर, मतलब इसके मुकाबले इसमें 2 न्यूट्रॉन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर को देखते हैं। देखो एक और कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दूं, जो बहुत बार एनसीईआरटी में दिया रहता है, लोग उस पर बात नहीं करते हैं, वो ये है कि आइसोटोप्स आप देख रहे हो, जैसे अगर बात करें कि हम अगर आपसे पूछ रहे क्लोरीन, क्लोरीन का मास नंबर क्या होता है, तो आप 35 तो बोल नहीं सकते, 37 भी बोल नहीं सकते, क्योंकि ये तो दो अलग अलग है ना। अगर लेट से आपके पास क्लोरीन दे रखा है, आपको कंटेनर में क्लोरीन दे रखा है, मैं बोलूंगा कि क्लोरीन का क्या है मास नंबर बताओ, तो आप दोनों में से क्या बोलोगे, कौन सा बोलोगे, दिक्कत की बात है। तो यहाँ पे हम एवरेज मास नंबर की बात करते हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम एवरेज की बात करते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, देखो आपको पता है कि जब भी एवरेज निकालना हो, जब भी आपके पास एवरेज निकालना हो, तो सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर कर दो। तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा, अच्छा सम ऑफ टोटल नंबर्स मतलब 35 प्लस 37 अपॉन 2 कर दे, इसको करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 72 अपॉन 2, अल्टीमेटली आ जाएगा 36 ना। ऐसा नहीं करना है, मैं मानता हूं एवरेज ऐसे निकाला जाता है, लेकिन जब भी हम इस तरीके से बात करते हैं, आइसोटोप दे रखा है और उसमें जो हमारे पास मास नंबर है उसकी हेल्प से एवरेज कैसे निकाले, तो उस केस में हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। अगर आप देखोगे क्लोरीन दे रखा है, तो एक बात आप पकड़ लो, क्लोरीन के केस में जो हमारा ये वाला आइसोटोप होगा, इस वाले क्लोरीन का आइसोटोप, ये 75% होगा। ठीक है, यहाँ परसेंटेज की भी बात करते हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आप देख सकते हो कि 75% आपका ये वाला आइसोटोप होगा और 25% आपका ये क्लोरीन का आइसोटोप होगा। समझ में आ रहा है, आपको क्लोरीन दे रखा है, उसमें दोनों आइसोटोप के मिक्सचर होंगे भैया, ये वाला जो आइसोटोप होगा वो 75% होगा और ये वाला जो होगा वो 25% आपको देखने को मिलेगा। अब देखो आपको परसेंटेज पता है कि अच्छा ये इतना है, ये इतना है। अब परसेंटेज की हेल्प से आप उनका एवरेज निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहाँ इस पार्ट को मैं रब कर दूं, तो आप देखो परसेंटेज की हेल्प से कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका क्या क्या कर देंगे, सो 35 दे रखा है इसका मास नंबर, सो 35 ऑफ 75% ऐसा कर देना, प्लस इसा क्या कर दोगे 37 ऑफ 25%। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा चेक करो, 35 मल्टीप्लाई बाई इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 75 बाई 100 कर दोगे इसका, अब प्लस करके इसे क्या कर देना 37 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 25 बाई 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, अगर मैं इस पार्ट को यहाँ से रब कर दूं, इसकी जरूरत तो हमें है नहीं, चलो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। इसको जब सॉल्व करना आप घर पे बॉडमास रूल लगा के, है ना, यहाँ पहले इसको मल्टीप्लाई करना, फिर इसको मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा दोनों को ऐड करना, तो अल्टीमेटली आप देखोगे यहाँ पे 35.5 आएगा। अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे हमारी, इसको मैं रब कर दूं इधर से, क्यों हमें जरूरत नहीं है। हाँ, इसको आप घर पे अगर सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 35.5 जैसे मैंने बताया वो आपको देखने को मिलता है। तो आप देखो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से एवरेज निकालो तो आपका 36 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में हो कितना रहा है 35.5। तो आप याद रखो कि ऐसा नहीं है कि हमारे 118 एलिमेंट्स नोन है तो सभी के आइसोटोप्स होते हैं, ना ना सबके नहीं होते हैं। जिन जिन के आइसोटोप्स होते हैं उनके आइसोटोप्स का जो मास दे रखा है भैया, उनका एवरेज निकालो, और एवरेज निकालने के लिए आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। कह रहा आपको दे रखा है क्लोरीन, तो उसमें इस आइसोटोप का कितना परसेंटेज है, इस आइसोटोप का कितना परसेंटेज है, और उसके बेसिस पे
आप उसका एवरेज एटॉमिक मास नंबर निकालते हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मास नंबर कितना है, तो अगर मैं बात करूं क्लोरीन की मास नंबर वो होती है 35.5, यू लगा देना। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन आप ऐसा समझो कि जिसके आइसोटोप नहीं होते उसका क्या करें। जैसे अगर बात करें नाइट्रोजन, उसका आइसोटोप तो है नहीं, हीलियम उसका आइसोटोप तो है नहीं, तो जिसके आइसोटोप नहीं होते हैं उसमें जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन दोनों को ऐड कर दो, वही उसकी मास नंबर हो जाएगी। जैसे अगर बात करें लेट से, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन को पता है आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, मतलब उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रल है नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें 7 प्रोटॉन भी होंगे, और इस तरीके से इसमें आप देखोगे 7 न्यूट्रॉन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, इसका मास नंबर कितना होगा, तो 7 + 7 14 कर देना, तो 7 + 7 अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 14u। तो बात करूं कि नाइट्रोजन की मास नंबर कितनी है, तो 14u। यहाँ पे देखो एवरेज, यहाँ तो एवरेज का कोई झोलमाल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का आइसोटोप ही नहीं है। हाँ, आइसोटोप अगर होता नाइट्रोजन के तो उनका एवरेज निकालते, डिपेंडिंग अपॉन कितना परसेंटेज में कौन सा आइसोटोप प्रेजेंट है। समझ में आ गया? ये बात शायद आपको पता नहीं होगा, मैंने बता दिया। एनसीईआरटी में ये चीज दे रखा है, कोई बात नहीं करता इसके ऊपर। तो आप बात समझ गए कि हम अभी तक क्या समझते आ रहे थे कि जो हमारे पास क्लोरीन है उसका 35.5 कैसे आया, लोग को समझ में नहीं आ रहा था। तो जो आइसोटोप जो है आपके दो, उन दोनों के जो मास नंबर दे रखे हैं उनका एवरेज निकाल लेना, डिपेंडिंग अपॉन परसेंटेज, तो उसका मास नंबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया आइसोटोप हमने देख लिया, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग। अब आप देखो इससे हो क्या रहा है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, इससे ये हो जा रहा है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है बिल्कुल। जैसे कार्बन के ये दो आइसोटोप है, क्लोरीन के ये दो आइसोटोप है, तो जो भी आइसोटोप्स होते हैं एक एलिमेंट के, जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे कारण देखो, केमिकल प्रॉपर्टी वो डिपेंड करता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। क्या बोला मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिया। केमिकल प्रॉपर्टी की डिपेंड करता है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो आप देखोगे, चाहे मैं इस वाले आइसोटोप की बात करूं कार्बन की, या इस वाले की बात करूं, दोनों के केस में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बात कर रखा है मैंने, कि लास्ट शेल में है ना, किसी भी एटम के लास्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो होती है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ वैलेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, दो अलग अलग टर्म है, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों टोटली अलग है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे, चूंकि दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है, दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे। अगर आप शेल में भरोगे इसको, है ना, अगर आप तो क्या देखोगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरे में जो है 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। दोनों ही के केस मतलब क्या देख रहे हो, दोनों का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 4 आ गया। तो चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों के बराबर है आइसोटोप के, तो उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी अंतर क्यों है, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनका न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग है। आपको मैंने दिखाया था ना कि यहाँ पे आपने क्या देखा था, इस वाले आइसोटोप में 2 न्यूट्रॉन ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वाले के। तो अगर न्यूट्रॉन नंबर वेरी कर जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर जाती है। अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो तो वो केमिकल प्रॉपर्टी बराबर होता है उनका। समझ में आ गया? यहाँ पर वही चीज दे रखा है। देखो, अगर आप प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे तो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मैं बात करें मास की, डेंसिटी की, वॉल्यूम की, तो ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं भैया। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये सब जो है आइसोटोप्स के लिए अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होता है। हो सकता है अगर मैं इस वाले कार्बन के आइसोटोप की बात करूं, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसकी मास कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी। बात जमा। और केमिकल प्रॉपर्टीज की मैंने बात करी थी, क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ चेक करो एकदम बराबर सा होता है, उसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। यही था आइसोटोप में। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन मतलब यूजेस। आइसोटोप तो है, ठीक है, ऐसा 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 समझ लो उसका क्या काम आता है। तो आप देखो यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं वहां पे यूरेनियम के जो आइसोटोप होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। आप समझो, जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे बात करें, जैसे यूरेनियम की बात करिए या पोलोनियम की बात करिए, सब क्या है, कुछ भारी भारी हमारे एलिमेंट्स है। तो क्या करते हैं, इनका न्यूक्लियर फ्यूजन करवाते हैं भैया, मतलब इनको क्या है, तोड़ते हैं, स्प्लिट करवाते हैं। तो जब जब यूरेनियम की बात करें या पोलोनियम की बात करें, जब ये टूटता है ना, जब स्प्लिट करता है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, इससे क्या है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसका कि बहुत सारा यूज आ सकता है उस इलेक्ट्रिसिटी का। समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है हम यूरेनियम के आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप देखोगे तो कोबाल्ट, अगर कोबाल्ट के आइसोटोप अगर आप देखोगे तो वो यूज आता है कैंसर की ट्रीटमेंट में। जो कैंसर पीड़ित जो पेशेंट होते हैं उनको अगर ट्रीट कर दिया जाए आइसोटोप की कोबाल्ट के आइसोटोप से, तो ठीक हो सकते हैं। और देखो यहाँ पे गॉइटर, आपको पता है गले की एक बीमारी होती है, यहाँ पे फूल सा जाता है, आपने बहुत लोगों को देखा होगा, काफी लोगों को होती है। तो अगर गॉइटर की भी ट्रीटमेंट करनी हो तो उसको आयोडीन की आइसोटोप दो। देखो गॉइटर होता ही इसलिए है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, कि जिसके अंदर भाई आयोडीन की कमी हो जाए उसको गॉइटर होता है ज्यादातर केस में। उसको क्या करो आप, आयोडीन का एक आइसोटोप दे दो, उसका गॉइटर जो है ओवर द टाइम ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये सारा हमने क्या एप्लीकेशन देख लिया। अब थोड़ा आइसो बार को भी समझते हैं। आइसोटोप देख लिया, ये लास्ट टॉपिक दे रखा है आइसो बार। हमने आइसोटोप में क्या देखा कि
एटम्स, सेम एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है। यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स के एटम, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है लेकिन मास नंबर सेम है। एकदम उल्टा है, उससे एकदम उल्टा यहाँ पे। लेकिन हम सेम एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं भैया, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स की बात कर रहे हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग हो लेकिन मास नंबर सेम हो। नहीं जमा बात? अब जम जाएगा। देखो जैसे बात करें, यहाँ पे दे रखा है आपको कैल्शियम और आर्गन दे रखा है। अगर मैं यहाँ समझा दूं तो कैल्शियम की बात करें तो आप चेक करो, आपको जो है यहाँ पे 40 दे रखा है, ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है मतलब क्या, ये आपको मास नंबर दे रखा है, और 20 नीचे लिखा है मतलब ये आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है। तो कैल्शियम का क्या देखते हो, एटॉमिक नंबर 20 है और मास नंबर ऊपर जो है 40 दे रखा है। और यहाँ पे चेक करो आर्गन की बात करें तो इसमें आपको एटॉमिक नंबर 18 दे रखा है और मास नंबर 40 दे रखा है। आप देखो दोनों टोटली कंप्लीटली अलग अलग एलिमेंट के एटम है। कैल्शियम जो एक अलग एटम है, आर्गन एक कंप्लीटली अलग एटम है, ठीक है। इनके दोनों के आप चेक करो मास नंबर तो बराबर है ना, 40-40। मास नंबर बराबर होने का मतलब क्या कि कैल्शियम और आर्गन दोनों ही की केस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर एक से हैं। मतलब जिसमें कैल्शियम की बात करें, इसमें जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा उनका समेशन कर दो, जो नंबर निकल के आएगा उतना ही आपके आर्गन में जो कि 40 आप देखो। हाँ लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर अलग अलग है भैया। ऐसा इसलिए चूंकि कैल्शियम की बात करें, एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिपेंड करता है प्रोटॉन नंबर पे। तो इसमें 20 प्रोटॉन्स होते हैं कैल्शियम में, और आर्गन में बात करें तो 18 यहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं। आपको कई बार ऐसा भी दे सकता है कि आपको आइसोबार दे रखा है, बोलेगा कि पता करो इसमें प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है। तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि अगर न्यूट्रल एटम हो तो उसमें जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम का इस वाले में अगर बात करें तो 20 प्रोटॉन होगा, 20 इलेक्ट्रॉन होगा, और न्यूट्रॉन कितना होगा वो पता करने के लिए क्या करो, सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपली कर दो। अरे चूंकि ये क्या होता है, क्या मास नंबर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन, और एटॉमिक नंबर में जो है प्रोटॉन होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, अल्टीमेटली कितना आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो 40 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा, 20। इसमें 20 प्रोटॉन भी है, 20 इलेक्ट्रॉन भी है, और 20 आपके न्यूट्रॉन। लेकिन आर्गन की बात करें, इसमें तो आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 प्रोटॉन्स है, और अगर बात करें न्यूट्रॉन नंबर की तो वो 22 है, क्योंकि 14 माइनस 18 करोगे तो 22 आएगा। तो आप देख रहे हो ना, आप क्या देख रहे हो, जो आइसोबार्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर तीनों ही अलग होता है भैया। बिल्कुल आप देखो यहाँ पे कोई सा मैच कर रहा है, ना तो प्रोटॉन नंबर मैच कर रहा है, इसका 18 इसका 20, ना तो इलेक्ट्रॉन नंबर मैच कर रहा है, ना ही यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर मैच कर रहा है। तो ये बात आप पकड़ लो आज से कि जो आइसोबार्स होते हैं उनके ना तो प्रोटॉन ना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कोई सा भी मैच नहीं करता है, ठीक है। ये तो मैंने कैल्शियम आर्गन की बात करी, ढेरों एग्जांपल है आइसोबार्स और भी देख सकते हो। जैसे मैं इसको रब कर दूं यहाँ पे, जैसे हम सोडियम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है ये, एक और मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सोडियम की बात करें तो उसमें क्या होता है ना, 11 उसकी एटॉमिक नंबर होती है, उसे मतलब 11 इलेक्ट्रॉन से 11 प्रोटॉन से, ठीक है। अगर बात करें मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे इसका 12 होता है, मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12 होती है, इसमें 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोडियम की बात करें तो इसमें आप चेक करो, इसमें 23 होता है इसका मास नंबर, और मैग्नीशियम की भी होती है 23। वाह भैया वाह, देखो दोनों कंप्लीटली अलग अलग एलिमेंट के एटम्स है। ये सोडियम है, अच्छा इसको Na कर दो, सोडियम का Na होता है ना, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है। चेक करो दोनों की एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास नंबर सेम है। यहाँ पे भी अगर आप निकालोगे इस वाले केस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए कितने न्यूट्रॉन है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 11 माइनस 23 करोगे तो आपको अल्टीमेटली 22 यहाँ से निकल के, यहाँ पे आपको 12 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 12 न्यूट्रॉन्स। अगर आप इसके लिए निकालोगे मैग्नीशियम के लिए, चेक करो यहाँ पे आपको 12 प्रोटॉन्स देखने को मिल रहे हैं और 12 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। और अगर बात करें यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 23 माइनस 12 यहाँ पे निकल के आ जाएगा 11 न्यूट्रॉन। अब देखो सब कुछ अलग अलग है, ना तो प्रोटॉन मैच कर रहा है दोनों का, ना तो न्यूट्रॉन ना इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी आइसोबार आप ले लोगे, उनके ना तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई से भी मैच नहीं कर रहे होंगे। समझ में आया बात इस तरीके से? हाँ। अब देखो कुछ और चीजें देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या बोल रखा है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज सेम इन द एटम ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट। मैंने क्या बोला था कि मास नंबर सेम होता है, वही बोल रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बराबर है। बोलोगे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या होता है भैया, न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठे न्यूक्लियस कहा जाता है। बिल्कुल न्यूक्लियस में होता है दोनों, तो दोनों को इकट्ठे जो है न्यूक्लियस कहा जाता है। तो आपने क्या देख रहे हो कि दोनों का नंबर तो बराबर सा आ रहा है, बिल्कुल। और देखो आइसोबार कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो मैंने यहाँ बात किया था कि जो आइसोबार्स होते हैं उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन अलग अलग से होते हैं, ठीक है। इतना ही देख के रखते हैं, और कुछ देखने को तो मेरे ख्याल से है नहीं। बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक्स दे रखे थे इसके पहले कुछ पार्ट करे, उनको कवर किया, और आज बाकी के रिमेनिंग भी खत्म कर दिया। आई होप मजा आया होगा। आइसोबार, आइसोटोप, एटॉमिक नंबर, मास नंबर खूब खेला, बहुत मजा किया। लेक्चर को दबा के शेयर करो, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।